Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of Bertrand's model of oligopoly। यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो अल्पाधिकार का बर्ट्रैंड मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अल्पाधिकार को जानते हैं कि अल्पाधिकार क्या होता है। अल्पाधिकार जो होता है ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक हिस्सा है। अल्पाधिकार को जो है अंग्रेजी के अंदर ओलिगोपोली कहा जाता है। अब ये जो ओलिगोपोली शब्द है ये ग्रीक भाषा के ओलिगोई और पोली से मिलकर के बना है। तो ओलिगोई का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा या कुछ, और पोली का अर्थ होता है नियंत्रण। तो जब एक बाजार के ऊपर केवल कुछ ही लोगों का या कुछ ही उत्पादकों का या कुछ ही फर्मों का नियंत्रण होता है तो उसे हम जो है वो अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अब अल्पाधिकार जो है इस आधार पर देखा जाए तो एक ऐसी बाजार की प्रणाली है जिसके अंदर जो होते हैं किसी भी जो वस्तु होती है उस वस्तु के जो है वो उत्पादकों की संख्या जो होती है वो थोड़ी होती है, और ये संख्या जो होती है वो 2 से लेकर के 10 तक हो सकती है। और अल्पाधिकार के अंदर जो है वस्तु समरूप भी हो सकती है और वस्तु भेद भी हो सकता है। यानी जो उत्पादक होते हैं वो एक जैसी वस्तुओं का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनकी वस्तु जो होती है वो स्थानापन्न भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अल्पाधिकार का अर्थ जो हमने जाना कि एक ऐसी बाजार प्रणाली जिसके अंदर समरूप या विभेद वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फर्मों की संख्या थोड़ी होती है, तो उस अवस्था को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अब अल्पाधिकार के जो परंपरावादी मॉडल है वो 3 मॉडल हैं, जिसके अंदर जो है बर्ट्रैंड का मॉडल है, जिसके अंदर एजवर्थ का मॉडल है और जिसके अंदर कुर्नो का मॉडल है। तो इससे पहले हम जो है वो कुर्नो का मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक कुर्नो के मॉडल को कंप्लीट नहीं किया तो आप पहले कुर्नो के मॉडल को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कुर्नो का मॉडल कंप्लीट करने के बाद बर्ट्रैंड को समझना जो बिल्कुल ही आसान होगा, क्योंकि बर्ट्रैंड का जो मॉडल है वो कुर्नो के मॉडल से कहीं ना कहीं जो वो प्रेरित है। यानी बर्ट्रैंड ने जो मॉडल तैयार किया है उस मॉडल के अंदर जो है कुर्नो के मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम बर्ट्रैंड के मॉडल को देखते हैं। पहले हम बर्ट्रैंड के बारे में जानते हैं कि जोसेफ बर्ट्रैंड जो थे वो फ्रांस के जो है गणितज्ञ थे। उन्होंने अल्पाधिकार के अंदर 2 फर्मों की अवस्था के अंदर, यानी इसको आप द्वैधाधिकार कह सकते हैं, तो 2 फर्मों की अवस्था के अंदर फर्म के संतुलन के निर्धारण का मॉडल दिया है। और इसलिए बर्ट्रैंड के नाम पर जो इस मॉडल का नाम जो है बर्ट्रैंड मॉडल पड़ा है। ये सिद्धांत जो उन्होंने 1883 में दिया था। इससे पहले अगर आप देखिए तो जो बर्ट्रैंड ने जो ये मॉडल दिया है ये कुर्नो के मॉडल की आलोचना करते हुए उन्होंने जो है दिया है। यानी कुर्नो के मॉडल के अंदर जो कमी थी उस कमी को जो है उन्होंने सुधारने की कोशिश की है, और उन्होंने जो है एक ही कमी को इसमें सुधारा है। जैसे 1838 के अंदर जो कुर्नो का मॉडल आया था, कुर्नो के मॉडल के अंदर कुर्नो ने ये माना था कि भी जो 2 फर्में होती है वो 2 फर्में उत्पादन की मात्रा को लेकर के जो है डिसीजन लेती है। तो प्रत्येक फर्म जो है अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उत्पादन की एक ऐसी मात्रा निर्धारित करती है जिससे कि उसको अधिकतम लाभ हो, और ये मान करके चलती है कि उसकी जो राइवल फर्म है, जो प्रतिद्वंदी फर्म है, वो जो अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करेगी। तो दोनों फर्में जो बार बार यही सोचती रहती है कि भी दूसरा चेंज नहीं करेगा, मैं चेंज करूंगा, लेकिन चेंज दोनों ही करते रहते हैं और अल्टीमेटली जो वो एक संतुलन के बिंदु पर पहुंचते हैं। तो बर्ट्रैंड जो था, बर्ट्रैंड ने ये कहा कि भी फर्में जो होती है वो जो है अपने उत्पादन की मात्रा को लेकर के जो है वो आपस में जो है कंपटीशन नहीं करती, बल्कि उत्पादन की मात्रा को तो उन्होंने कहा कि भी कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी एक बार उसको हम परिवर्तनशील नहीं मानते, वो जो है वेरिएबल है, वो कांस्टेंट वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट फैक्टर है उस कांस्टेंट फैक्टर के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन को लिया है, जबकि कुर्नो का जो मॉडल था उसके अंदर उन्होंने जो कांस्टेंट माना था कीमत को, कि भी कीमत में जो परिवर्तन है वो नहीं होता बल्कि पहले उत्पादन में परिवर्तन होगा। और बर्ट्रैंड ने ये कहा कि भी उत्पादन तो स्थिर रहता है, फर्में जो होती है वो कीमतों में परिवर्तन करती है, और प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत निर्धारित करती है, और जब वो अपने लाभ को अधिकतम करने वाली कीमत को निर्धारित करती है तो ये मान करके चलती है कि दूसरी फर्म जो अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी। तो बर्ट्रैंड ने दोनों फर्मों के लिए जो मांग वक्र है उसको एक जैसा मानते हुए अपने सिद्धांत की व्याख्या की है। तो पहले आप जो है बर्ट्रैंड के मॉडल की जो मुख्य धारणा वो समझ चुके हैं कि बर्ट्रैंड का जो मॉडल है वो इस मान्यता पर आधारित है कि फर्में जो होती है द्वैधाधिकार की अवस्था के अंदर अपनी कीमत को निर्धारित करते समय ये सोचती है कि उसकी जो
प्रतिद्वंद्वी फर्म है वो अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन दूसरी फर्म भी कीमत में परिवर्तन करती है और ये मानती है कि पहली फर्म जो अपनी कीमत को परिवर्तित नहीं करेगी। तो इस प्रकार से परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो कहाँ जाकर के रुकता है, कैसे रुकता है, उसको आप देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी अजम्पशन लेते हैं। पहला कि बर्टन ने माना कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 2 ही फर्में हैं। दूसरा, दोनों फर्में जो है एक साथ कीमत तय नहीं करती। जिस प्रकार से कुर्नो ने माना था कि वे दोनों फर्में एक साथ उत्पादन शुरू नहीं करती, तो बर्टन ने ये मान लिया कि दोनों फर्में एक साथ कीमत तय नहीं करती। दोनों फर्मों के लिए उत्पादन की लागत है वो शून्य है। क्रेताओं की संख्या अधिक है, यानी ग्राहक काफी अधिक मात्रा में है दोनों फर्मों के पास में। मांग वक्र जो एक सरल रेखा होती है और दोनों फर्मों को जो है मांग वक्र का पूर्ण ज्ञान है कि किस कीमत के ऊपर जो कितना सामान उनका बिकेगा, इसके बारे में जो उनको पूर्ण जानकारी है। इसके अलावा इसकी जो अजम्पशन है वो ये है कि भी प्रत्येक फर्म ये मान करके चलती है कि उसके जो प्रतियोगी है वो अपने उत्पाद की कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा और प्रत्येक फर्म उत्पाद की कीमत का निर्धारण जो उस स्तर पर करती है जहां पर उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो फर्म का उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, इसलिए फर्म जो है वो अधिकतम लाभ वाली कीमत तय करती है। अब बर्टेन के मॉडल की आप व्याख्या देखते हैं। बर्टेन ने यह माना कि बाजार के अंदर केवल 2 ही फर्में हैं, ए और बी, और वो दोनों में प्रोडक्शन कर रही है। अब उन्होंने दोनों फर्मों की जो प्रतिक्रिया वक्र है उसकी सहायता से अपने मॉडल की व्याख्या की है। रिएक्शन कर्व क्या है कि एक फर्म जब अपनी कीमत को चेंज करती है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी फर्म जो अपनी कीमत में जो परिवर्तन कर रही है उस के जो कर्व है उसको हम जो वो प्रतिक्रिया कर्व कहते हैं। जैसा ये जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र के अंदर हम जो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि शुरू के अंदर जो ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो है ए फर्म का आउटपुट लिया गया है और ओ एक्स 1 के ऊपर जो है बी फर्म का आउटपुट लिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो क्यू ए जो है वो ब्लैक लाइन दिखाई गई है, ये जो है ए फर्म का मांग वक्र है, और यहाँ पर जो क्यू बी है जो कि यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई गई है वो जो बी फर्म का मांग वक्र है। अब ओ वाई एक्स के ऊपर जो कीमत ली गई है, तो शुरू के अंदर जो वो ए फर्म जो अपना उत्पादन शुरू करती है और वो कीमत निर्धारित करती है। तो ए जो वो ओ पी कीमत निर्धारित करती है और ये मानती है कि भी उसको ओ पी कीमत निर्धारित करने पर जो अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो उसने अधिकतम लाभ वाली कीमत तय कर ली और उसके कारण जो वो उत्पादन की जो बिक्री करेगी वो ओ एन मात्रा की बिक्री कर रही है। अब उसके बाद में जब ए ने उत्पादन शुरू कर दिया तो उसके बाद में जब बी फर्म बाजार में आती है और वो भी जो अपना उत्पादन शुरू करती है और कीमत तय करती है। अब उसने देखा कि भी ओपी कीमत के ऊपर जो है ए फर्म जो वो सामान बेच रही है तो वो उससे थोड़ी कम कीमत तय करती है ताकि ए के ग्राहक है वो बी के पास चले आए, और वो जो है ए से थोड़ी कम कीमत यानी OP1 कीमत निर्धारित करती है और ऐसी अवस्था के अंदर वो जो बिक्री करती है वो OM मात्रा की बिक्री करती है। तो जब फर्म OM मात्रा की बिक्री करती है तो इसके कारण ये कम कीमत पर बिक्री कर रही है ए से, तो ए के जो है ग्राहक टूट करके बी के पास आने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण ए फर्म जो है उसको अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। तो अब जो है बी फर्म ने जो कीमत निर्धारित की है उससे कम कीमत ए निर्धारित करता है और ए ये सोचता है कि बी जो कीमत ले रही है OP1 वो उस कीमत को परिवर्तित नहीं करेगी और ऐसे में वो जो है उससे कम कीमत OP2 निर्धारित करता है और ON1 मात्रा का उत्पादन करता है या बिक्री करता है। तो जब ये बी से कम कीमत निर्धारित कर लेता है तो उसके कारण जो बी के प्रॉफिट है वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे में बी भी अपनी कीमत को परिवर्तित करती है और ये मान करके कि ए जो है अपनी कीमत OP2 से कम नहीं करेगा और मैं जो है इससे थोड़ी कीमत कम कर देती हूँ और वो कीमत निर्धारित कर देती है OP2, और जब OP2 कीमत निर्धारित करती है बी तो वो जो है OM1 मात्रा की बिक्री करती है। अब इसके कारण जो वो ए फर्म के लाभ कम हो जाते हैं। फिर ए जो इससे कम कीमत तय करती है और ये मानती है कि भी बी अपनी इस कीमत से कम कीमत नहीं करेगी और बी फिर कीमत चेंज कर देती है, ये ए से कम कीमत करेगी ये मान करके कि भी ए अपनी कीमत को कम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से लगातार ये कीमतों को कम करते चले जाते हैं और दोनों फर्में जो उस बिंदु के ऊपर जाकर के रुकती है जिस बिंदु के ऊपर कीमत शून्य होती है, और जब शून्य कीमत हो रही है तो बी फर्म जब वो OQB का प्रोडक्शन करेगी और ए फर्म जब वो
ओ क्यू ए का प्रोडक्शन करेगी और यहाँ पर जो है इनका संतुलन है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इनमें आपस में कंपटीशन बना रहता है तो कीमत शून्य आ जाती है, क्योंकि उस अवस्था के अंदर जो प्रतियोगी कीमत निर्धारित होती है और प्रतियोगी कीमत जो होती है वो एम आर इक्वल जो है वो लागत के बराबर होती है और यहाँ पर लागत जो वो शून्य है तो कीमत भी शून्य होगी। लेकिन अगर इन फर्मों के बीच में कहीं भी समझौता हो जाता है कि आपस में ये मिल करके कोई समझौता कर लेती है तो वो जो है सामान्य जो वो लाभ अधिक प्राप्त कर सकती है। तो इनमें समझौता कहीं भी हो सकता है। उसके लिए जो बर्टेन ने कोई अपने सिद्धांत में वर्णन नहीं किया है कि भी किस कीमत के ऊपर आकर के समझौता करेंगी या नहीं करेगी, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये समझौता कर लेती है तो ये जो दोनों ही ऊंची कीमत वसूल कर सकती है, लेकिन अगर इनमें समझौता नहीं होता है तो फिर कीमत है वो शून्य पर आकर के रुकती है। तो ये जो है इस डायग्राम की जो व्याख्या है। अब आप एक बार इस व्याख्या को जो पुनः देखते हैं कि जो हमारे पास में रेखा चित्र था उसके अंदर ओ एक्स अक्ष के ऊपर ए फर्म का उत्पादन और ओ एक्स वन के ऊपर जो बी फर्म का उत्पादन लिया गया है और वाई एक्स के ऊपर दोनों ही फर्मों की जो कीमत ली गई है। क्यू ए जो ए फर्म का मांग वक्र है और क्यू बी जो बी फर्म का मांग वक्र है। शुरू में ए फर्म जो है अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए जो है ओपी कीमत निर्धारित करती है, यानी उसको लगता है कि भी ओपी कीमत के ऊपर उसके लाभ अधिकतम है तो वो ओपी कीमत को निर्धारित कर लेती है और इस कीमत के ऊपर जो ओ एन मात्रा की बिक्री करती है। इसके बाद बाजार में जब बी फर्म आती है और बी ये मानती है कि ए जो है अपनी कीमत को परिवर्तित नहीं करेगा और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो जो है ए से कम कीमत ओ पी वन निर्धारित करती है और इस ओ पी वन कीमत के ऊपर वो जो है ओ एम मात्रा में बिक्री करती है। अब जब वो बी फर्म है वो ए से कम कीमत तय कर देती है तो उसके कारण ए के जो ग्राहक है वो धीरे धीरे बी के पास जाने लगते हैं और बी के पास ग्राहक जाने से ए के ग्राहक कम होने लगते हैं और वो ये मानती है। इसके बाद में जब ए को ये लाभ कम हो जाते हैं तो ए अपनी कीमत को चेंज करना चाहेगा और ए अपनी कीमत को जब चेंज करना चाहेगा तो वो ये सोचेगा कि भी बी फर्म जो अपनी कीमत को परिवर्तित नहीं करेगी, यानी बी फर्म जो ओपी वन ही कीमत रखेगी। तो ऐसे में जो ए है वो बी वाली जो कीमत है ओपी वन उससे कम कीमत तय करता है ओपी टू और इस कीमत के ऊपर जो वो ओ एन वन मात्रा की बिक्री करता है और अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। अब इसके बाद में जो ए जो दोबारा से जो वो बी से कम कीमत तय कर देता है तो उसके कारण बी के जो ग्राहक है वो ए के पास आ जाने लगते हैं और जब ए के पास में जो ग्राहक आ जाते हैं तो इससे बी के प्रॉफिट कम होने लगते हैं। तो फिर बी जो है अपने कीमत को कम करता है और ये मान करके कम करता है कि ए अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी वो ओपी टू पर ही सामान बेचता रहेगा। तो ऐसे में जो फर्म है वो बी वो ए से जो है कम कीमत ओपी थ्री तय करती है और ओ एम मात्रा का उत्पादन या बिक्री करेगी। तो इस प्रकार से ये जो दोनों फर्में हैं ये कीमत को लेकर के आपस में प्रतियोगिता करती रहती है और ये प्रतियोगिता तब तक चलती रहेगी जब तक कीमत शून्य स्तर पर ना आ जाए और जब शून्य स्तर के ऊपर कीमत आ जाएगी उसके ऊपर ए फर्म जो है वो ए की क्यू ए की बिक्री करेगी और बी फर्म जो है क्यू बी की बिक्री करेगी। और अगर इन फर्मों के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो उनके कारण जो है वो दोनों एक समान कीमत ले सकती है और ऊंची कीमत लेकर के अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो बर्टेंड का मॉडल है जो ये कुर्नो के मॉडल के बिल्कुल अपोजिट है। कुर्नो ने अपने मॉडल में बताया था कि फर्में जो है उत्पादन की मात्रा को लेकर के कंपटीशन करती है, लेकिन बर्टेंड ने बताया कि फर्में जो उत्पादन की मात्रा की बजाय कीमत को लेकर के जो है कंपटीशन करती है। अब हम जब मूल्यांकन देखते हैं इसके अंदर हम जो है ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपके टॉपिक क्लियर है। तो पहला, बर्टेंड का मॉडल जो कुर्नो के मॉडल से कैसे अलग है। दूसरा, बर्टेंड के मॉडल की जो एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो यहाँ पर जब बर्टेंड के मॉडल की व्याख्या करेंगे तो इसके अंदर बर्टेंड के मॉडल की मान्यताओं से आपको शुरू होना है। तो इसी के साथ अपना ये सिंपल सा टॉपिक था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।